तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 भूगोल एनसीईआरटी की है, और इसमें पार्ट 3 कर रहे हैं हम जल संग्रहण, क्या बोलते हैं, जल संसाधन। और जल संसाधन के अंदर जो है आपको इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, उसके साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके इस पार्ट से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूं, स्क्रीन पे इधर या उधर कुछ नहीं लिखा आएगा भाई, अभी इतनी वो नहीं है अपने पास अभी जुगाड़। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आंसर आप बुक खोल के बैठ जाओ और समझो, आराम से बैठ के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे प्रश्न उत्तरों में। अगर आप अपने पास से बना के भी लिखने के शौकीन हो तो आप आराम से बना के लिख दोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं पड़ने वाली। चलो, पहला क्वेश्चन आता है जो कि है बहुवैकल्पिक प्रश्न। नीचे दी गई सूचना, इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। हमें यह बताना है कि क्या जो सिचुएशन दे रखी है, क्या वहां पे पानी की कमी होगी या नहीं होगी, वो बताना है। पहला इसमें अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, वार्षिक होते हैं एक साल में, ठीक है ना, मतलब जो साल में जो वर्षा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो क्या वहां पे पानी कमी होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है, मतलब शुद्ध पानी मिल रहा है, तो आराम से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पानी की कमी नहीं होने वाली। उसके अलावा दूसरा है अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाला। जनसंख्या ज्यादा हुई तो क्या हुआ, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है अपने पास, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम, मतलब जल की कमी से प्रभावित नहीं होंगे ये, ठीक है। थोड़े बहुत हो भी सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब अगला देखते हैं, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, मतलब पानी तो बारिश बहुत होती है लेकिन पानी खराब है वहां का, तो क्या होगा वहां पे प्रभावित, मतलब जल की कमी से, नहीं उल्टा बोल गया ना मैं शायद, हाँ, जल की कमी से प्रभावित होंगे, यहाँ पे पानी की शॉर्टेज रहेगी, ऊपर वाले दोनों में अप्रभावित आएगा, जल की कमी से अप्रभावित, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जल की कमी से, ठीक है। लेकिन नीचे जो है इस वाले में तो प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। अगला दे रखा है कम वर्षा और कम जनसंख्या, ना आदमी है ना पानी है, तो भी अप्रभावित, जितने हैं उनको भी तो दिक्कत हो रही है ना यार, तो जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र है ये। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। मतलब हमें एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि इनको फेवर नहीं करता, इनके वाली साइड नहीं है, नदियों वाले जो बांध वगैरह कुछ भी बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर, परियोजनाएं लाई जाती है, तो उसके साथ नहीं है, वो उसके विरोध में है। चलो देखते हैं कौन सा है। पहला दे रखा है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां पानी की कमी है। हाँ बिल्कुल लाती है, कैनाल्स वगैरह बना दी जाती हैं, ठीक है, तो हाँ बहुत फायदा होता है उसका भी, तो ये तो फेवर में यार, इसका फायदा है, इसको लोग इसके साथ हैं। अगला देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव की नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू लाती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पानी ज्यादा आता है, बाढ़ आना, थोड़ी बहुत बाढ़ आनी हो तो रोक लेती हैं वो, तो हाँ कुछ ना कुछ फायदा देती है, वो बाढ़ को काबू कर लेती हैं। अगला आता है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है, मतलब बहुत सारे लोगों को घर से निकाल दिया जाता है और उनकी जिंदगी, कमाई सब बर्बाद हो जाती है। हाँ, ये बात शायद इन लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो नहीं चाहते उनको घर, यार एक तो मुश्किल से काम चल रहा है, जमीन मिली और उस पर फिर कोई बोले कि यहाँ पे तो बांध बनेगा, निकल यहाँ से, तो ऐसे नहीं चलता ना। तो बिल्कुल सही बात है, ये लोग इनको कभी फेवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है इसमें जो कि इसके पक्ष में कभी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। हाँ ये भी बात सही है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। यहाँ कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचाने और दोबारा लिखे, तो आपको बस गलती पहचाननी है, वो आप देख लेना, थोड़ी बहुत लाइनें इधर उधर कर रखी उन्होंने, कुछ नहीं कर रखा, ठीक है, वो आप खुद ट्राई कर लेना। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ, 30 शब्दों में बताना है। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य साधन है। मतलब कि जल जो है दोबारा से बनाया जा सकता है, वो चीज बतानी है कि किस प्रकार से हो। तो क्या होता है, मैंने आपको एक जल चक्कर पढ़ाया था पाठ के अंदर, समुद्रों से पानी जो है वाष्पीकरण के द्वारा जो है बादल में बदल जाता है, बादल बारिश करता है, पानी नीचे आता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो पानी नीचे आता है वो खराब हो जाता है, मिट्टी मिल जाती है, फिर वो समंदर में जाता है और खारा हो जाता है, उसके बाद में ऊपर जाता है और फिर से वो शुद्ध पानी हमें मिल जाता है। तो हाँ, ये एक नवीकरण योग्य साधन है
मतलब ये कभी बर्बाद नहीं हो सकता। तो ये था। अभी जो है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। जल दुर्लभता मतलब जल की किसी क्षेत्र में कमी हो जाना, लोगों की जरूरतें जितनी हैं वो पूरी न हो पाना, उसको हम जल दुर्लभता बोलते हैं। और इसके कारण क्या है, एक तो जल का अतिशोषण, यानी कि जल को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जाता है, फेंक दिया जाता है, फालतू में बर्बाद हो रहा है, वो कारण हो सकता है। या फिर पानी खराब है, वो कारण भी इसका हो सकता है। और या फिर वहाँ पे पानी है ही नहीं, नदी नहीं है, नाला नहीं है, जमीन के अंदर पानी नहीं है, तो भी ऐसा हो सकता है कि वो जल दुर्लभता देख रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुवैकल्पिक परियोजनाओं में होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। मतलब कि जो प्रोजेक्ट बनते हैं बहुत नदियों के ऊपर, जो भी चीजें होती हैं, काम होते हैं, उसके फायदे बताने और नुकसान बताने। एक तो देखो, आप देखोगे सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है यहाँ पे बाढ़ को रोका जाता है बांधों के द्वारा, है ना। उसके अलावा जो है जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी पहुँचा दिया जाता है। तो ये तो हो गए फायदे, है ना, बिजली उत्पादन वगैरह। अब नुकसान क्या है कि पानी जो ये बांध बना दिए जाते हैं, नदी का जो नॉर्मल सा बहाव है, मिट्टी आनी थी अगले इलाकों में तो वो नहीं आ पाती। जहाँ पे बांध बना हुआ है उसके नीचे की जो जमीन है जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, उसमें उस इलाके में मिट्टी पत्थर सा का रूप ले लेती है और मिट्टी खराब हो जाती है, वो मिट्टी खत्म हो जाती है, वो उस पर आगे भविष्य में कभी भी खेती नहीं की जा सकेगी। तो ये कुछ उसके नुकसान भी है। उसके अलावा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी 120 शब्दों में बताना है। पहला प्रश्न है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। अर्ध दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं हमारे पास। एक तो होता है शुष्क, यानी कि सूखा इलाका बिल्कुल से, वहां पे बारिश होती नहीं कभी, और एक होता है अर्ध शुष्क, कभी कभी बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है ये पूछ रहे हैं। तो बारिश का मैंने बताया था, शायद आपको नहीं अभी नहीं दिखाया क्या। तो चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या किया जाता है, एक घर होता है और घर की छत बना दी जाती है, इसमें से एक पाइप निकाली जाती है जो कि आपके टैंक तक जाती है, जो कि नीचे बना रखा होता है इन्होंने काफी बड़ा, और इसके अंदर पानी, वर्षा का जो पानी है वो इसमें अंदर इकट्ठा होता रहता है। इस तरीके से राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल को संरक्षित किया जाता है। और हाँ, एक चीज बता देता हूँ, अगर आप डायग्राम बनाओगे ना तो बहुत आराम से आपके फुल टू फुल मार्क्स आ जाएंगे, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे पूछ रखा है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संग्रहण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। मतलब कि जो वर्षा जल संग्रहण है, ये पानी इकट्ठा करना, ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन आज क्या फर्क पड़ गया इसमें। पहले क्या होता था, पहले जो है ना यहाँ पे बांस वांस कुछ भी जुगाड़ लगा के, तो ये पेड़ होता है बांस, ठीक है, कुछ और पता नहीं क्या ही समझो आप, ठीक है। तो जो बांस का पेड़ होता है उसकी जो काट के और यहाँ पे पाइप टाइप से बना दिया जाता, और उसके बाद में यहाँ पे से वो पानी अंदर डाला जाता। यहाँ पे पक्का जुगाड़ कुछ नहीं था कि ईंटों वीटों का बनेगा, यहाँ पे नॉर्मल सा कच्चा रखा जाता, और जिसकी वजह से पानी जमीन के अंदर भी जाता, कुछ तो खराब भी हो जाता। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल यहाँ पे पाइपें लगा दी जाती है, उसके अलावा नीचे जो है पूरा ईंटों से पक्का कर दिया जाता है अच्छे से, जिसकी वजह से वो पानी ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा दिनों तक चल जाता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे। तो ये तो थे आपके प्रश्न उत्तर। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के अंदर आपके दो ही प्रश्न आ सकते हैं। एक तो वर्षा जल संग्रहण क्या है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, ये वाला टेक्निक बतानी है आपको। ठीक है, 5 नंबर में भी दे सकते हैं, 2 या 3 नंबर, जैसा मन करेगा वो देंगे, लेकिन हाँ डिटेल में कर लेना वर्षा जल संग्रहण को। उसके अलावा जो है आपको जल, क्या नाम था यार उसका, मैं शब्द ही अजीब सा दे रखा है इन लोगों ने, वो जल दुर्लभता। तो जल दुर्लभता क्या है ये भी आप कर सकते हो, ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, बट हाँ कर लेना इसको भी, बस इतना ही कर लेना, जल दुर्लभता क्या है और इसके क्या कारण है। दो कारण है मेन। तो एक तो है बारिश कम होना और एक है खराब पानी होना, तो ये 2 कारण याद रख लेना। उसके अलावा जो है जल दुर्लभता मतलब पानी की कमी होना। ठीक है, ये 2 नंबर में आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन ये वाला नहीं आएगा। लेकिन हाँ वर्षा जल संग्रहण ज्यादा बड़ा भी आ सकता है, तो वो आप कर लेना। और अगर आप हरियाणा बोर्ड से हो तो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की वीडियो अलग से बना रखी है, उसके अंदर जाके 3-4 वीडियो हैं, और उसमें से अगर आप देखोगे एग्जाम में तो 90 to 95% क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे। मतलब बहुत रेयर रहेगा कि कोई क्वेश्चन बाहर से एक्स्ट्रा डाला जाए। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, बहुत ज्यादा मदद कर देंगे वो वीडियो आज आपकी। तो चलो करते हैं वीडियो को खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है,
सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी भी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। और हाँ, अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो।